हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट 10 to 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स में, स्पेशली यूपी टेट, सुपर टेट में हेल्प करने वाले हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस मैंने सी टेट के भी इंक्लूड किए हैं, जो कि 2021 में ये जो एग्ज़ाम हुआ 31 जनवरी का, उसके भी कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, तो ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सके और आप समझ पाएँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको सीटेट में भी हेल्प करेगा, आने वाला सीटेट जो एग्ज़ाम्स है 2021 में होगा उसमें भी हेल्प करेगा, और साथ ही आपका यूपी टेट में तो करेगा ही। आइए देखते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो आज का, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित है। भाई आपको इसमें बताना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता? सभी को एक ही छत के नीचे सभी को एक साथ शिक्षा दी जाए, किसी को अलगाव की भावना, सेपरेशन वर्ड जो आता है इसमें, सेपरेट करना, वो एक नेगेटिव पॉइंट है, वो बिल्कुल विरुद्ध है समावेशी शिक्षा के। तो अलगाव ना करें, ग्रुपिंग ना करें, सब समूह निर्धारित ना करें, बच्चों की लेवलिंग ना करें, ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं। इनको आप हमेशा जब भी ऑप्शन में देखें उन्हें हटा दें, मतलब एलेबोरेट कर दें, वो कभी आंसर नहीं हो सकते हैं। ग्रुपिंग करना बच्चों की, लेबलिंग करना बच्चों की, बच्चों को अलग बैठालना, बच्चों को कह सकते हैं अलग समूह बना देना, कुछ गधे बच्चों का कहते हैं, गधे गधे बच्चे एक साथ बैठेंगे, इस तरीके की क्रियाएं करना, ये सब बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकते हैं। तो आइए देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो वैसे मैं आपको बता दूं, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाना। क्या करना है? बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाना सबसे पहला काम है। दूसरा, मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा से जोड़ना यानी कि कुछ बच्चे, भाई सभी मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं सभी में है। कुछ बच्चे भाई प्रतिभाशाली हैं, कुछ बच्चे मंद बुद्धि हैं, या कुछ बच्चे सामान्य बालक हैं, तो सभी को एक साथ ले आना ताकि सभी एक दूसरे से सहयोग के द्वारा भी सीख पाएँ, और सभी वर्गों को जागरूक करना, ये भी इसका काम है। इसमें कई मूक बधिर बालक भी, फिजिकली भी, या फिर मंद बुद्धि बालक भी, प्रतिभाशाली बालक भी, सृजनात्मक बालक भी, सभी टाइप के बालक एक साथ रहें और सभी लोग एक्टिव रहें, है ना, टीम में वर्क हो, ताकि कोलैबोरेट हो, यानी सहयोग करें एक दूसरे का, एक दूसरे से चीज़ों को सीख पाएँ, और सभी के लिए समान योजना बनाई जाए, सभी के लिए समान उद्देश्य हो। भाई ये चीज़ें इसका मेन मोटिव है। अब देखते हैं हम लोग इसके पीछे का कारण। अब यहाँ पे बोला है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। भाई सेग्रेशन तो आप कर ही नहीं सकते हैं, जब ईश्वर ने सबको एक बनाया तो आप अलग करने वाले होते कौन है? तो ये ऑप्शन तो कट गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करके उन्हें नामांकित करना। भाई लेबलिंग करना बच्चों को कि ये गधा है, ये होशियार है, ये थोड़ा अच्छा है पढ़ने में, इसको आगे बिठा लो, ये थोड़ा गधा है, ये तो आप करने वाले होते ही नहीं हैं। आप क्लास में क्या कह सकते हैं कि ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब चीज़ें तो टीचर से कोसों दूर होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थान। भाई अलग अलग क्षमताओं वालों के बच्चों के लिए आप विशिष्ट विशिष्ट क्षमता, मतलब स्कूल खोलेंगे तो इतना तो बजट में भी नहीं है, इतना तो सरकार भी नहीं कर पाएगी, और इससे एक दूसरे से बच्चे कहाँ सीख पाएंगे? उनके अंदर हीन भावना पैदा होगी कि भाई मैं तो पैर से लंगड़ा हूँ तो मैं दिव्यांग स्कूल में जा रहा हूँ, इस तरीके की चीज़ें, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये देखना कि दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में, यानी रोज स्कूल में रेगुलर बेस पर समान शिक्षा दी जाए। भाई सभी को वही करिकुलम मतलब फॉलो करवाया जाए, बट उनकी पढ़ाने की स्ट्रेटजीज अलग अलग बनाई जाए कि भाई ये बच्चा इस तरीके से सीखता है, ये बच्चा ऐसे सीखता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक, ये भी आपका 2020 का 21 में जो एग्जाम हुआ 31 जनवरी वाला, उसी का है। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में है वह बच्चा? किस अवस्था में है जब वह यह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली,
यानी भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है वो, सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। भाई वो यहाँ पे मोरालिटी नहीं जानता है, अभी भी सेकंड लेवल पे है वो, मोरालिटी नहीं जानता है, मोरालिटी यहाँ पे भी वो नहीं जानता है। वो क्या जानता है भाई, यहाँ पे वो ये जानता है कि हमें क्या करना है, हमें समाज के नियमों का पालन करना है, सामाजिक प्रणाली को सक्रिय बनाने के लिए। भाई सामाजिक प्रणाली चलती रहे, अगर समाज ने बोला है कि भाई आपको क्या करना है, आपको लड़कियों को देर रात बाजार में नहीं घूमना है, तो समाज के नियम हैं, उसकी वजह से वो मोरलिटी बना रहा है, बट उसका खुद का कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और रूल नहीं है। तो मानवीय संबंध जिससे धनी बने रहें, अच्छे बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, तो ये सब किस में आता है भाई, ये आपका थर्ड लेवल है, जो ये आ जाएगा आपका पोस्ट कन्वेंशनल में आ जाएगा, उसमें ये होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लेजिस्लेटिव ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसको भी जरा सा। ये है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यूपी टेट में फैक्चुअल ये बन सकता है आपका कि बताइए नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो नैतिक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया था, नैतिक विकास से संबंधित है। चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, कंप्लीट थ्योरी चैनल पर पड़ी हुई है। इसमें कुछ 3 लेवल्स बताए हैं उन्होंने और कुछ 6 स्टेजेस बताई हैं। 3 लेवल हैं आपके प्री कन्वेंशनल, दूसरा है आपका कन्वेंशनल और थर्ड है आपका पोस्ट कन्वेंशनल। ये कुछ 3 इन्होंने लेवल बताए हैं। एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेजेस है पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या करता है भाई, लेवल 1 की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें बच्चा मोरालिटी नहीं जानता है, पर वो चीज़ें जो उसका जो बिहेवियर रहता है वो किस वजह से भाई, डर की वजह से वो चीज़ें करता है। क्यों करता है, पनिशमेंट और फेयर की वजह से चीज़ें करता है। ये लाइन आपको, इतना सा वर्ड आपको याद रखना है कि भाई क्यों कर रहा है बच्चा, डर की वजह से। अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, अगर हम स्कूल में जाके किसी बच्चे को मारपीट करेंगे तो मैम मारेंगी या फिर मम्मी मारेंगी, घर पे मेरी डांट पड़ेगी, तो डर की वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर रहा है। अब दूसरी स्टेज इसमें क्या है, दूसरी स्टेज जो है हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन। भाई डूइंग व्हाट इज़ राइट फॉर पर्सनल गेन। अब यहाँ पे बच्चा आ गया है दूसरी स्टेज पे, लेवल चल रहा है 1 ही, प्री कन्वेंशनली चल रहा है, बट बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, जो उसकी एक्टिविटी रहेंगी दूसरे स्टेज में, वो क्यों कर रहा है, खुद के फ़ायदे के लिए। भाई मार्केट से 10 रुपये का सामान ले आओ, 5 रुपये तुम्हें मिलेंगे, या फिर तुम्हें एक चॉकलेट देंगे, तुम इतना काम ख़त्म करो, 2 पेज की हैंड राइटिंग करो तो मैं एक 10 वाली डेयरी मिल्क दूंगा। तो इस तरीके की चीज़ें वो खुद के फ़ायदे के लिए चीज़ों को कर रहा है, यहाँ पे भी वो मोरलिटी नहीं जानता है। तो ये 2 स्टेजेस हो गई कुछ प्री कन्वेंशनल की। नेक्स्ट आते हैं हम, इसमें कुछ सेकंड लेवल जो है आपका कन्वेंशनल लेवल है, उसमें उसमें भी कुछ 2 स्टेजेस हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या है, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, डूइंग व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी टू बी गुड बॉय। अब यहाँ पे आपको लर्न करना है गुड बॉय गुड गर्ल, 2 शब्द आपको यहाँ पे लर्न करना है, गुड बॉय गुड गर्ल। यहाँ पे जब वो थर्ड स्टेज में आता है तो उसमें क्या आ जाता है भाई, गुड बॉय गुड गर्ल। अब यहाँ पे वो जो चीज़ें करेगा किस लिए, शाबाशी के लिए करेगा, वाहवाही के लिए करेगा, अप्रिशिएशन के लिए करेगा। यहाँ पर उसका जो बिहेवियर रहेगा, जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी, मोरलिटी यहाँ पर भी वो नहीं जानता है कि भाई मोरलिटी, इंसानियत होती क्या है, नैतिकता होती क्या है। वो यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहा है सिर्फ अपने अप्रिशिएशन के लिए, कि भाई हमें अगर कोई बड़े आ रहे हैं और हम उनके पैर छी रहे हैं, कोई गेस्ट आया हमने उनके पैर छीए, तो वो बोलेंगे वाह क्या कितना अच्छा लड़का है, बाबा बहुत ही गुड बॉय है, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही मैनर्ड है, मैनरफुल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि समझदार बच्चा है। तो वो गुड बॉय गुड गर्ल के लिए यहाँ पे कर रहा है थर्ड स्टेज। अब फोर्थ स्टेज को भी हम देख लेते हैं। फोर्थ स्टेज जो आपकी है इसमें लॉ एंड ओरिएंटेशन। यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहा है भाई वो कानून के डर से कर रहा है, डूइंग व्हाट इज़ राइट बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प सोसाइटी। भाई समाज में रहना है आपको, तो समाज के नियमों का पालन करना है, इसलिए वो यहाँ पे कर रहा है स्टेज 4 में। उसकी जो एक्टिविटी रहेंगी वो किसकी वजह से हो रही है भाई, समाज की वजह से हो रही हैं। रिवाइज कर लेते हैं, कुछ 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। पहली स्टेज है, 3 लेवल हैं, 6 स्टेजेस हैं। पहली लेवल में 2 स्टेजेस हैं भाई, डर की वजह से और पनिशमेंट की डर की वजह से क्रियाएं वो उसकी हो रही हैं, जो भी वो कर रहा है वो केवल किस पर किसके आधार पे कर रहा है भाई, डर की वजह से कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, खुद के फ़ायदे के लिए, रिवॉर्ड के लिए और गेन के लिए।
तीसरे स्टेज में जो कर रहा है भाई वो एप्रिसिएशन के लिए कर रहा है कि उसे सब लोग भाई वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा है, गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेज में क्या कर रहा है भाई, सामाजिक नियमों का वो यहाँ पे पालन करने लग गया है। तो यहाँ पे आपकी सामाजिक नियमों का वो पालन करने लग गया है ना। एक्टिव रिलेशनशिप ताकि बन जाए समाज में, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे सामाजिक नियमों का पालन करने लग गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपकी नेक्स्ट लेवल है जो थर्ड, इसमें फिफ्थ स्टेज में देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। यहाँ पे देखिए डूइंग व्हाट इज राइट इवन इफ इट इज़ अगेंस्ट द लॉ बिकॉज द लॉ इज़ टू रिस्ट्रिक्टिव। भाई यहाँ पे जो कर रहा है वो समाज के कुछ दृढ़ नियम है उसके अनुसार वो कर रहा है, ठीक है, उसके अनुसार कर रहा है कि समाज के कुछ दृढ़ नियम है उनके अनुसार कर रहा है। यहाँ पे भी वो लॉ ओरिएंटेशन से कर रहा था बिकॉज वो उसके कर्तव्य हैं, कुछ कर्तव्य हैं जो हमें समाज में रहना है, तो भाई समाज में रहना है तो उसके कुछ नियम है समाज के, उनका पालन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको समाज वाले भाई अपने समाज से अलग कर देंगे कि भाई आप हमारे समाज के लायक नहीं हो। यहाँ पे वो चीज़ आ रही थी, बट यहाँ पे वो जो चीज़ें कर रहा है बिकॉज द लॉ इज़ टू रिस्ट्रिक्टिव, भाई समाज के डर से कर रहा है वो। यहाँ पे तो समाज में रहने के लिए कर रहा था, बट यहाँ पे समाज के डर से कर रहा है, कानून के डर से कर रहा है। कुछ सिक्स्थ स्टेज है यहाँ पे, जो छठवीं स्टेज है ये सबसे बड़ी स्टेज है भाई, इस तक तो बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाता है बच्चा, ये बहुत लास्ट स्टेज है, छठवीं स्टेज, यूनिवर्सल एथिक एंड प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यहाँ पे क्या करता है भाई, कुछ ब्रह्मांड के जो अपने संसार के नियम हैं उनके हिसाब से चलता है कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें चोरी नहीं करनी है, चोरी करना बुरी बात है अगर हम पकड़े गए तो। एक इस तरीके का क्वेश्चन भी कई बार 2019 में शायद ये रिपीट हुआ था, हिंग ने चोरी करी कुछ करके ऐसा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जो करेगा वो क्यों करेगा कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, इधर पे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इधर पे कोई उसे लालच नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई समाज का भय नहीं होगा, कोई उसे समाज में मतलब कह सकते हैं कि समन्वय बनाने के लिए भी वो कोई चीज़ें नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे जो वो चीज़ें कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से कर रहा है, उसका मन बोल रहा है। तो देखते हैं, डूइंग वॉट इज़ राइट बिकॉज ऑफ आवर इनर कॉन्सियस, उसका इनर मीन्स आंतरिक, कॉन्सियस यानी अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा कह रही है ऐसा, विच हैज़ एब्जॉर्ब्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी, भाई न्याय और जस्टिस और इक्वलिटी, न्याय और समानता, एंड सेक्रेडनेस ऑफ लाइफ, सेक्रेडनेस मतलब पवित्रता, जीवन की पवित्रता के लिए भाई कर रहा है, जस्टिस इक्वलिटी समानता पवित्रता। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे उसका कोई लालच नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ें जो कर रहा है वो भाई लास्ट स्टेज पे यहाँ पे जो चीज़ें वो उसकी हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि क्या वर्ड यूज़ करूँ कि भाई भगवान की नज़र में बुरा है ये, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये एक बात हुई। कुछ 6 स्टेजेस मैंने कुछ आपको बताई हैं, 3 आपको लेवल बताए हैं जो कि आपको याद रखना ही है। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल ही बताया कि अभी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए भाई, जब विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने के लिए, भाई सिस्टम को सोशल सिस्टम है उसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, जो मानवीय संबंध हैं वो हमारे पॉजिटिव बने रहें, इसके लिए कौन सा करेगा भाई। तो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, और दंड और आज्ञा पालन तो आएगा नहीं, यांत्रिक उद्देश्य भी नहीं आएगा भाई, सार्वभौमिक नैतिक तो ये लास्ट स्टेज है, यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांत तो ये लास्ट स्टेज है, ये भी आएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आते हैं वाइगोत्स्की के क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि संस्कृति के, अब वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चर थ्योरी। भाई वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में 3 चीज़ों की बात करते हैं, वो 3 चीज़ें कौन सी बात हैं उनको भी जान लेते हैं एक बार। वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में कहा है समाज, संस्कृति और भाषा, 3 चीज़ों की बात करते हैं वाइगोत्स्की, 3 पक्षों की बात करते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा, है ना। तो ये 3 टूल्स हैं। अब इनकी थ्योरी के बारे में यहाँ पे क्या सही है, ये संस्कृति के अनुवंशिकीकरण के, भाई अनुवंशिकी हेरिडिटी की बात तो वो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो गलत हो गया। दूसरी बात औपचारिक शिक्षा, भाई औपचारिक शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। समावेशन और समायोजन का परिणाम, ये तो भाई कहीं ना कहीं प्याजे करते हैं, बट यहाँ पे समाज के द्वारा अन्योन्य क्रिया। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाई बच्चा जो सीखता है वो समाज के संपर्क में आके चीज़ों को सीखता है, जैसे ही वो बड़ों के साथ, बड़ों के संपर्क में आएगा, समाज के संपर्क में आएगा,
वो चीज़ों को खुद ब खुद सीखने लग जाएगा, आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 2021 का यही अभी लेटेस्ट क्वेश्चन, निकटतम विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हम लोग थोड़ा चार्ट से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है हमारा एक चार्ट। एक लेवल होता है जहाँ पे बच्चा खुद चीज़ों को कर लेता है ना। एक लेवल होता है जहाँ पे बच्चा चीज़ों को खुद कर लेता है ना, जहाँ पे चीज़ें खुद कर लेता है। यहाँ तक तो बच्चा खुद कर लेगा, ये एरिया जहाँ बच्चा खुद कर लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, इसके बाद बच्चा नहीं कर पाएगा, बट कर लेगा, लेकिन उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। वॉट आई कैन डू विद हेल्प, यहाँ पे बच्चे को मदद की ज़रूरत हो जाएगी। किसकी ज़रूरत हो जाएगी भाई, मदद की ज़रूरत। यहाँ तक तो बच्चा खुद सीख रहा है ना, यहाँ पे बच्चे को मदद की ज़रूरत हो जाएगी। अब यहाँ पे जो बच्चे की मदद को ज़रूरत हो जाएगी तो वो हो गई उसकी हेल्प करना। यहाँ पे बच्चा नहीं सीख पा रहा, बट एक लेवल ये होता है यहाँ बच्चा सीख ही नहीं पाता है, यहाँ बच्चा कर ही नहीं पाएगा, भले ही आप उसकी मदद भी करो तब भी, है ना। तो यहाँ पे बच्चा सीख भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जब बच्चा सीख नहीं पाएगा तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं, बात हो रही है यहाँ की बच्चा यहाँ तो खुद कर लेगा। अब यहाँ पे होता है भाई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD, जिसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बच्चा खुद कर लेगा, बस किसी की मदद की आवश्यकता होती है उसे, है ना, किसी की मदद की आवश्यकता होगी, ये होगा आपका ZPD। ये सेकंड वाला सर्कल है जो ZPD है, इधर पे बच्चे को मदद की आवश्यकता होगी। और एक और टर्म यहाँ पे यूज़ होती है MKO। MKO मीन्स होता है जो हेल्प करने वाला होता है। MKO यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर। वो आपका छोटा भाई भी हो सकता है, वो आपसे कोई बड़ा भी हो सकता है, वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट वो आपसे कुछ ज़्यादा जानता हो, वो हो सकता है MKO। तो MKO आपकी हेल्प करता है। ये है आपका भाई ZPD, जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पा रहे बट हेल्प मिलेगी तो आप कर लोगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब इस पूरे प्रोसेस को, यहाँ तो बच्चा खुद कर ले रहा था, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया, और जो हेल्प करेगा उसको हम लोग बोलेंगे MKO। बट इस पूरे प्रोसेस को भैया हम लोग बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग यानी कि पढ़ाओ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पढ़ाओ। तो ये पूरी एक बात हुई। तो अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क, भाई वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन वो तो वहाँ तक तो बच्चा कर ले रहा था, और वयस्क या अधिक कौशल वाले समकक्षी, कोई पीयर्स भी हो सकता है, उसका समकक्षी जो उसकी क्लास में पढ़ता है वो भी हो सकता है, किसी की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। बिल्कुल सही है, जो मैंने आपको अभी ये बताया था, चार्ट में भी दिखाया था कि ये क्षेत्र, यहाँ पे बच्चे को हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है, तो ये वाला हो गया भाई आपका निकटस्थ विकास का या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करना चाहिए, इसका कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। एक वह प्रक्रिया, इसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति, ये समझ का भी कोई संबंध नहीं है। यह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्कों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य, ये भी नहीं है, बट ये पूरी स्थिति इतनी ही है। इसको हम लोग पढ़ाओ भी बोलते हैं ना, स्कैप फोल्डिंग पढ़ाओ। इस प्रोसेस को स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं, और जो सिखाता है उसको MKO यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर बोलते हैं। और भाई जो क्षेत्र होता है जहाँ पे बच्चा किसी की हेल्प से सीखेगा, पहले लेवल तक तो वो कर ले रहा था, बट वहाँ किसी दूसरे की हेल्प से सीख रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ZPD यानी निकट विकास का क्षेत्र या
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये हो गई पूरी बात। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही है, मैंने अभी 3 पक्ष आपको यहाँ पे बता रखे थे, सोशल समाज, संस्कृति कल्चर, लैंग्वेज। 3 बातों की वाइगोत्स्की बात करते हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। ऑप्शन 2 है आपका बच्चे भाषा अधिग्रहण ग्रंथ। भैया ये तो ये बात करते हैं कौन, एलईडी की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं कौन, नोम चॉम्स्की। ये कहते हैं कि भाई बच्चा तो भाषा जन्म से लेकर, एक मशीन लेकर आया बच्चा, भाषा जन्म से लेकर ही अपने साथ एक मशीन लेकर आया है जिससे वो खुद ही भाषा बना लेता है, और उसके पास यूनिवर्सल ग्रामर होती है भाई, और वो उसके पास एलईडी होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नोम चॉम्स्की बात करते हैं, गलत है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास स्टेजेस में जो विकास होता है उसकी बात तो प्याजे करते हैं। संज्ञानात्मक विकास इसकी स्कीमा की बात, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़े जो दिमाग में बना रखे हैं उसकी बात भी प्याजे करते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई आपकी ये सही कि भाई संज्ञानात्मक विकास अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो भाषा भी रोल प्ले करेगी, सोसाइटी भी रोल प्ले करेगी और कल्चर भी रोल प्ले करेगा। बिल्कुल सही है। चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे देखा था यही 31 जनवरी वाले एग्जाम में। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अंतस्थिति अनुपालना के अनुसार सही है। भाई सही बताना है कौन सा। स्थानिक बुद्धि किस में होती है, मनोवैज्ञानिक। भाई नहीं होती, मनोवैज्ञानिक में तो आपकी इंटरपर्सनल होती है। कौन सी होती है, इंटरपर्सनल, ये वाली। मनोवैज्ञानिक में तो होती है इंटरपर्सनल बुद्धि। अंतराव्यक्तित्व कौन सा होता है भाई, अंतराव्यक्तित्व विक्रेता में नहीं होती, गलत है ये भी। भाषिक बुद्धि भाई लिंग्विस्टिक में होती है, ये भी गलत है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है, शारीरिक गति समझ। भाई फिजिकल एक्टिविटी जो है वो खिलाड़ी ही कर पाएगा, शारीरिक क्रियाएं जिसको हम लोग बोलते हैं भाई क्या, बॉडीली काइनेस्थेटिक्स, ये वाली क्रियाएं तो एक खिलाड़ी एथलीट ही कर पाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर था, राइट ही पूछा था, है ना, राइट ही आपसे पूछा था, तो यही आपका राइट आंसर था। लिंग्विस्टिक में होती भाषाई बुद्धि, अंतरा व्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल होती है भाई साइकोलॉजिस्ट में होती है। स्थानिक बुद्धि भाई किसी स्थान की समझ वाले व्यक्ति में, है ना, वो अलग बात हो गई। चलिए अब देखते हैं, बुद्धि की बात कर लेते हैं। तो कुछ 8 प्रकार की बुद्धि किसने बताई है, हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर का क्वेश्चन भी फिक्स है, 1-2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 या 2 या 3 क्वेश्चन पूछ ले आते हैं इस टॉपिक से। तो हॉवर्ड गार्डनर जो है, हॉवर्ड गार्डनर ने कुछ 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। मल्टीपल इंटेलिजेंस इनकी थ्योरी का नाम है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। कुछ 8 बुद्धि बताएंगे। विजुअल डिस्प्ले, भाई चित्रों को बनाना, देखकर उस वैसी की वैसी चीज़ बना देना, ये किसका काम है भाई, विजुअल स्पेक्ट्रल के लोग का काम है। दूसरा है लिंग्विस्टिक वर्बल, भाई ये भाषाई बुद्धि होती है। लिंग्विस्टिक यानी भाषा विद्य में ये होती है, बहुत अच्छी स्पीच अगर कोई देता है, बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा लेखक है, या बहुत अच्छा कह सकते हैं हम क्या कहते हैं, राइटर है, कवि है, इन सब चीज़ों में ये लिंग्विस्टिक बुद्धि आ जाएगी। इंट्रापर्सन, ये दोनों टर्म में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, इनको हम लोग समझ लेते हैं। इंट्रा और इंटर, इंटर और इंट्रापर्सनल वो होता है जिसमें मनोवैज्ञानिक होता है, जो दूसरों को समझे, दूसरों के विचारों को समझे, दूसरों की भाषा तो ठीक ही है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है, दूसरों के अंदर क्या चल रहा है वो समझ जाए, दूसरों के विचारों को समझ जाए, दूसरों की चिंतन प्रक्रिया को समझ जाए, दूसरों की थिंकिंग लेवल को समझ जाए, दूसरे की एक्टिविटीज़ को मतलब समझ जाए, इमेजिन कर ले, वो व्यक्ति होता है भैया इंटरपर्सनल। और जो खुद को समझ ले वो इंट्रापर्सनल, जो खुद के विषय में समझ ले वो इंट्रापर्सनल। तो ये आपकी बात क्लियर हो गई यहाँ से। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इंट्रापर्सनल जो दूसरों को, इंटरपर्सनल जो दूसरों को, पर इंट्रापर्सनल जो खुद को। नेचुरलिस्टिक बुद्धि भाई वही होती है जो गार्डनर वगैरह में होती है। तीसरा है आपका ये शारीरिक क्रियाएं जो अच्छी कर लेता है, बॉडी काइनेस्थेटिक, जो मैंने भी बताया आपको, खिलाड़ी वगैरह हुए, एथलीट हुए, रन करने वाले हुए, धावक हुए, ये सब होते हैं। म्यूजिशियन यानी
संगीत बुद्धि, जिनमें जो सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छा धुन निकाल लेते हैं, बहुत अच्छे सुर ताल मिला लेते हैं, सब इनमें होती है। और मैथमेटिकल यानी जो तर्क शक्ति इनकी अच्छी होती है, लॉजिक अच्छे कर लेते हैं भाई, उनमें होती है मैथिशियन बुद्धि। तो ये कुछ 8 प्रकार की बुद्धि हॉवर्ड गार्डनर ने बताई हुई है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं से स्वयं अपने सिद्धांत, बिल्कुल सही है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात कहते हैं भाई, संरचनावाद कहता है, एनसीएफ भी जिससे चलता है वही ये कहता है कि भाई बच्चे तो अपना ज्ञान का निर्माण अपने आसपास के वातावरण से स्वयं कर लेते हैं। आपको उन्हें पढ़ाने की, सिखाने की, उन्हें अपने नियम कानूनों को उन पर थोपने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चे, आंसर तो इस क्वेश्चन का यही है, बट हम और ऑप्शंस को भी जरा देख लेते हैं। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, अध्यापक भाई अध्यापक का काम नहीं है। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ये ऑप्शन तो गया। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे पूछा है नहीं, यहाँ पे पूछा है आपसे नहीं, तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट पूछा है यहाँ पे हमसे नहीं। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया भाई, प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, अध्यापक की मूल भूमिका, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है ना, और पूछा भी गलत है, तो ये सही हो जाएगा। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं को सक्रियता पूर्वक से, बिल्कुल सही है। प्याजे बोलते हैं बच्चे एक्टिव एक्सप्लोरर हैं, बच्चे क्या है, सक्रिय निर्माता है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, अन्वेषक है, खोजबीन करने वाले हैं, उन्हें तो खुद ही खोजबीन करने की प्रकृति ने क्षमता दी है, ये भी सही है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं के लिए जिज्ञासु, बिल्कुल सही है। बच्चे क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, चीज़ों को जानने के लिए, खोजने के लिए। तो गलत पूछा है, तो यहाँ पे ये वाला सही होगा, क्योंकि ये गलत है इसलिए सही भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे गलत, क्योंकि यहाँ पे पूछा है भाई अध्यापक की भूमिका, गलत बात है। रचनावादी ये नहीं कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक, भाई क्लास टीचर है एक जो अपनी क्लास में लर्निंग को क्या बनाना चाहती है, सुसाध्य बनाना चाहती है। तो क्लास में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और भाषीय विविधता है। भाई बच्चे तो सभी टाइप के आएंगे, क्लास में 32 बच्चे बैठे हैं, तो 32 एक ही समाज से थोड़ी ना होंगे, 32 एक ही संस्कृति के थोड़ी ना होंगे, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के होंगे, पंजाबी जानते होंगे, कुछ हिंदी जानते होंगे, कोई अंग्रेजी जानता होगा अच्छी, किसी की कोई भाषा होगी, सभी भाषाओं के होंगे। ऐसा तो मनोविज्ञान भी कहता है भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता तो सभी में पाई जाती है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, अगर वो अपनी क्लास को सक्सेस बनाना चाहती है, लर्निंग को अफेक्टिव बनाना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए भाई, टाल देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उपेक्षा करना चाहिए उनकी, भाई उनको उनकी मतलब कहते हैं कि उपेक्षा करना चाहिए। दूसरी चीज़, उन्हें अनदेखा, ये सब बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए बिल्कुल, कि टाल नहीं सकते आप किसी में। बहुभाषिकता हुई आपकी, कई कल्चर के बच्चे आ रहे हैं, उन्हें आप भगा नहीं सकते, उन्हें टाल नहीं सकते, उन्हें डांट नहीं सकते, उन्हें ग्रुप में अलग नहीं बिठा सकते हैं, सेग्रेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं, उनमें लेबलिंग नहीं कर सकते हैं कि भाई ये समझदार ये गधा, इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। या किसी को कम ध्यान देना, किसी को हटा देना, मारपीट करना, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल सोच लीजिए आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब बच्चा जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए बना है ना, जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए बना है, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो भाई उसे समझना चाहिए उसे, है ना। ये सब नेगेटिव पॉइंट है, हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रतिकूल परिस्थितियों, वंचित पृष्ठभूमि, कुछ बच्चे वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं जो इसके पहले कभी पढ़े नहीं हैं, वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित से कौन सी पद्धति बताइए भैया इफेक्टिव नहीं है। ऐसे बच्चे जो ऐसी सिचुएशन से आए हैं इसके पहले, जो उन्हें मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं मिला, या यूँ कह लो कि अच्छे टीचर नहीं मिले, या यूँ कह लो उन्हें स्कूल में प्रवेश ही नहीं मिला, उनके आसपास स्कूल ही नहीं था, ऐसी जगह से आए हैं, उनकी लर्निंग करवाना है भाई, कौन सी चीज़ अफेक्टिव नहीं है।
अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं के उनके सम्मुख आई चुनौतियों को भाई उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई वो समझो, उनसे बात करो। अधिगमकर्ता यानी लर्नर से बात करो जो सीख रहा है बच्चे, ये तो सही है भाई। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन, भाई ट्यूशन नहीं पढ़ाना है आपको, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया आपका। आपको ट्यूशन पढ़ाना है तो आप स्कूल में पढ़ाने आए ही क्यों हैं, फिर तो आप ट्यूशन पढ़ाइए ना। सरकार आपको 50,000 60,000 रुपये इसलिए दे रहा है कि भाई आप पहले हमसे लीजिए, फिर वहाँ जाकर फिर बच्चों से पैसे लीजिए, फिर पढ़ाइए आप, और फिर भी ना पढ़ाइए, है ना। तो भाई सारा सिस्टम बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है ना। बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है, ये सारा सिस्टम जो बनाया गया है बच्चे के लिए बनाया गया है, ताकि लर्निंग को प्रमोट किया जाए, है ना, सभी को शिक्षित किया जाए। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। ट्यूशन तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते, ये पॉइंट तो बिल्कुल गया। सबसे गलत बात तो यही है यहाँ पे। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित, भैया सही है, लक्ष्य के लिए अभिप्रेरित करें कि भाई आप अपने लक्ष्य बनाइए कि हमें शिक्षक बनना है, डॉक्टर बनना है, आगे चलकर हमें ये करना है, हमें अच्छा इंसान बनना है ना। कुछ भी चीज़ें इस तरीके के लक्ष्य बनाने में उनकी हेल्प करिए, ताकि वो सोच पाएँ कि हाँ ये भी कुछ होता है। ये भी सही है भाई। यहाँ पे कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे के समर्थन करने के लिए, बिल्कुल सही है। ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं, वाइगोत्स्की भी कहते हैं कि बच्चे समूह में एक दूसरे से कोलैबोरेट करके बहुत अच्छा सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे से, जो बच्चे डल होते हैं वो कुछ ज़्यादा नॉलेज वाले, जिनको बच्चों को ज़्यादा ज्ञान है, उनसे चीज़ों को सीख लेते हैं, बहुत सी चीज़ें, है ना, आपस में सीख लेते हैं बहुत सी चीज़ें। तो ये प्रोजेक्ट लर्निंग भाई, सहयोगी लर्निंग बिल्कुल सही है, इसको समर्थन दें। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट गलत, ये गलत है आपका यहाँ पे, ये भी सही है। ट्यूशन आप बिल्कुल नहीं दे सकते, गलत है। टू गलत ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा जूम कम कर लें इसको। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की, एक टीचर है भाई, शिक्षा शास्त्र यानी उसकी चाइल्ड साइड जो शास्त्र है, एजुकेशन साइकोलॉजी कह सकते हैं, आकलन की विधियाँ, मूल्यांकन करने की जो टेक्निक्स हैं, उनको विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। बिल्कुल सही है। जो आपकी लर्निंग है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को ध्यान में रखकर लेसन प्लान बनाइए। सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आप कह सकते हैं कि हम नीतियाँ, जो कह सकते हैं, TLM यूज़ करिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करिए। सभी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही आप टीचिंग मेथड यूज़ करिए, है ना। ये सब चीज़ें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है भाई, सब आपको बच्चे के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, है ना। तो ये टीचर केंद्रित का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। टीचर तो खाली एक फैसिलिटेटर है, ये समझ लो। आप तो पढ़ाइए, बच्चों की हेल्प करिए। आप क्या कर सकते हैं आप बच्चों के लिए, कैसे उनको चीज़ों को उनके लायक बना सकते हैं, कैसे उनकी चीज़ों को ईजी बना सकते हैं। टीचर का बस इतना काम है। पुस्तक केंद्रित, भाई रटा रटा के उन्हें कोई तोता तो बनाना नहीं है, रटने का काम तो बिल्कुल ख़त्म है। ऐसा तो NCERT कहता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिल्कुल बर्डन नहीं, बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस्ड करने की आवश्यकता नहीं। व्यवहारवादी तो भाई दंड की बात करते हैं, पुरस्कार की बात करते हैं, पुनर्बलन की बात करते हैं, उसके साथ ही साथ वो बात करते हैं किसकी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं, ना। तो ये तो काम व्यवहारवादियों का है। ये आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगी भाई, प्रगतिशील शिक्षा होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं रचनावादी, है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म भी इसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार प्रीवियस क्लास में भी शायद डिस्कस कर रखा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आज मुझे देख के, इसलिए मुझे पेपर मिला, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर लूँ। ये आपको 31 जनवरी को पूछा गया है CTET 2021 में। किसमें? CTET 2021, यानी जो 2020 का था, लेकिन ये पोस्टपोन्ड हो गया था। 2021 में जो हुआ है आपका 31 जनवरी को, उसमें ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि बताइए
किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा है कि बच्चों का चिंतन, चिंतन यानी सोच, गुणात्मक, गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव, गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव, गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। भाई बिल्कुल सही है, ऐसा बात प्याजे कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्याजे ऐसा कहते हैं कि बच्चों की जो सोच होती है ना, बच्चों का जो चिंतन लेवल होता है ना, उनका जो लर्निंग मतलब कह सकते हैं क्राइटेरिया होता है ना, लर्निंग क्वालिटी होती है ना, वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। और आप अगर कहें यहाँ पे क्वांटिटेटिव कहें, अगर क्वालिटेटिव में भिन्न है बट क्वांटिटेटिव कहें आप, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, देखिए 2 टर्म है यहाँ पे, क्वांटिटेटिव, एक तो हो गया आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा हो गया क्वालिटेटिव। एक हो गया आपका क्वालिटेटिव, दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। तो प्याजे ऐसा कहते हैं कि भाई बच्चे की जो सोच होती है वो क्वालिटेटिव रूप में, क्वालिटेटिव रूप में, क्वालिटेटिव रूप में भिन्न होती है। क्वांटिटी यानी मात्रा में तो बच्चा भी उतना ही सोचता है, लेकिन वो क्वालिटी अलग होती है। बच्चा भी सोचेगा भाई अब हमें क्या तोड़ फोड़ करनी है, अब हमें पापा से क्या बोलना है, अब हमें कौन सा खिलौना चाहिए, अब हम ये बात करेंगे, अब हमें ये चॉकलेट चाहिए, अब हम ऐसा करेंगे, अब हम वैसा करेंगे, अब हम ऐसे खेलेंगे, अब हम ऐसे खेलेंगे, अब हम अपने इस फ्रेंड को बुलाने जा रहे हैं, अब हम ये उठा पटक करेंगे, उठ पटांगी काम करेंगे। तो क्वांटिटी में तो भाई सेम है, उतना ही वो सोचेगा, उतना बड़े सोचेंगे, बट बड़े क्या सोचेंगे, क्वालिटी में भिन्न है। बड़े क्या सोचेंगे कि भाई अब हमने 10th कर लिया, उसके बाद हमें कौन से सब्जेक्ट चॉइस करना है, उसके बाद भाई हमें अब क्या बनना है, हमें टीचर बनना है, टीचर बनने के लिए हमें किस सब्जेक्ट का टीचर बनना है, तो हम उसके लिए साधन जुटाएं उसके लिए। अब भाई बताइए हमें कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा हमारे लिए इस कॉलेज बेस्ट रहेगा, कौन सी स्ट्रीम कह सकते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे भाई कौन से वर्ग में हम चाहें, प्राइमरी टीचर बनना है हमें, माध्यमिक का बनना है। इस तो क्वालिटी में भिन्न है बट क्वांटिटी मात्रा में तो बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, ऐसा प्याजे ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ 2 क्वेश्चंस और हमारे पास बचे हैं जिनको हमें डिस्कस करना है आज के लिए। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात करती है। देखिए वही बात आ गई आपकी, मैंने आपको बताया था, वाइगोत्स्की ने, एक्सप्लेन करूँगी इसको भी। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है। सायना एक लड़की है जो कि क्या कर रही है भाई, काम कर रही है, खुद से बातें भी करती जा रही है। क्या बातें कर रही है वो हमें नहीं पता। वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, क्या बात कर रही खुद से कि भाई उस काम में कैसे प्रगति करे। भाई एक लड़की है, उसे अपनी हैंड राइटिंग सुधारना है, तो वो हैंड राइटिंग कर भी रही है, पेज पे लिख भी रही है और सोच रही है, खुद से बात कर रही है कि अब हमें ऐसे करना चाहिए और हमें इस तरीके से करना चाहिए। तो खुद की क्या कर रही है, खुद की प्रगति कैसे करे इस बारे में खुद से ही बात कर रही है। लेव वाइगोत्स्की भाषा चिंतन सोच के बारे में विचारों के अनुसार इस तरह का बात, इसको भैया वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है, मैंने खुद आपको बताया कई बार। और इसी बात को प्याजे ने आत्म केंद्रिता यानी ईगोसेंट्रिक कहा है ना। इसको वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है और प्याजे ने ईगोसेंट्रिक कहा है। प्याजे ने कहा ये फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं है, बल्कि प्राइवेट जो वाइगोत्स्की है उन्होंने ये कहा है कि भाई ये क्या है, काम की चीज़ है, इससे बच्चा अपना खुद का सेल्फ रेगुलेशन करता है, इससे अपनी समझ बनाता है बच्चा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि इस प्राइवेट वाक्य क्या दर्शाता है, भाई ये ऐसी क्रिया कर रही बच्ची, इससे क्या समझ में आता। भाई ऑप्शन है आपके पास, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऐसा तो नहीं है भाई, परिपक्व नहीं होती वो बच्ची तो वो काम कैसे कर रही होती है ना, ये तो बात गलत हो गई। सेल्फ सेंट केंद्रता तो भाई प्याजे कहते हैं, पूछ रहा है आपसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा इस तरीके की चीज़ों। मनोवैज्ञानिक विकार, विकार तो हो नहीं सकता, खराबी थोड़ी ना है उस लड़की को, वरना तो फिर वो कुछ भी नहीं करती, काम भी नहीं करती, सोचती भी नहीं, विचार भी क्रिएट नहीं होते हैं ना, तो वो तो गलत हो गया।
इसको बोला है भाई सेल्फ रेगुलेशन। खुद को रेगुलेट कर रही है कि अब हम क्या करें, अब आगे कैसे हमें करना चाहिए, अपनी समझ बना रही है। तो सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जो होगा, निम्न में से अध्यापक अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। आपको बताना है लर्निंग का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। देख लेते हैं। विषय वस्तु को यंत्रवत रटना। भाई रटना वर्ड बिल्कुल गलत है। रट तो आप सकते नहीं हैं, रटना आपका काम नहीं है। रट लो तो फिर रटने से क्या फ़ायदा, रट ही लो सब, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं इंडिया में स्किल्ड लोगों की कमी है। इंडिया में जो है क्या बढ़ रही है, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। जिनके पास डिग्रियां हैं, जो पढ़े लिखे हैं बट फिर भी वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें 10-15 हज़ार की भी नौकरी नहीं मिल रही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि रोड लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। स्कूलों में भी यही चल रहा है, भाई रट लो, तुम्हारा भी काम खत्म हो जाएगा और हमारा भी काम ईजी हो जाएगा। ये बात खत्म हो गई यहाँ यहीं पे। दूसरा ऑप्शन है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। कहीं ना कहीं सही है कि संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, एनालिसिस करे बिना अवलोकन करना। और आपका फोर्थ ऑप्शन है अनुकरण करना, भाई नकल करना। नकल कर लो, फिर नकल करके अल्बर्ट वेंडूरा कहते हैं ऐसा, इसकी बात करते हैं कहीं ना कहीं, व्यवहारवादी भी करते हैं। स्किनर ने भी कहा है अनुकरण से सीखना, लेकिन ये भी गलत है। नकल करके बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। जब आप विश्लेषण नहीं करोगे तो ये भी नहीं कर पाओगे। ऑप्शन नंबर ये सही है भाई, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच संबंध खोजना, ये कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। तो यही था कुछ आज की क्लास में। आपको ये क्लास आई होप कि पसंद आई होगी, और ये क्लास आपको अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और क्या, बस इतना ही आज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट यूनिक क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।